नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब से ठीक 37 घंटे बाद यानी 23 अप्रैल को सुबह 7 बजे राज्य के 152 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। और आज सवाल इंडिया का यह है कि बंगाल की झालमुड़ी में किसका मसाला सबसे तेज है। प्रधानमंत्री मोदी की झालमुड़ी वाली झलक ने रिकॉर्ड बना दिया और इसी के साथ झालमुड़ी का स्वाद पूरे देश में फैल गया है। सवाल यह है कि क्या ये झालमुड़ी वाली तस्वीर एक संयोग है या बंगाल के लिए कोई प्रयोग है। जवाब देने के लिए सीधे ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला है। दीदी ने झालमुड़ी वाली तस्वीर को प्रयोग बताया। बोलिए, झालमुड़ी विशुद्ध सियासी है और इस झालमुड़ी को सोच समझकर तैयार किया गया है। अब वोट से पहले बंगाल में इस वक्त एक नहीं बल्कि कई सारे मुद्दे चर्चा में हैं। इसीलिए आज की डिबेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुद्दों की झालमुड़ी। अब इस सियासी झालमुड़ी की 5 किस्म हैं, ये जो आप एक एक करके देखेंगे। बंगाल के 5 मुद्दे भी इन्हें कह सकते हैं। सबसे पहले मतदाता सूची का मुद्दा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। एसआईआर का एक पूरा प्रक्रिया हुई है और उसके बाद मतदाता सूची से गायब नाम, इसको लेकर बहुत हो हल्ला बंगाल के चुनाव में आपने देखा। मुस्लिम वोट का मुद्दा, मुस्लिम वोट आपने देखा किस तरह से ओवैसी और वहां पर हुमायूं कबीर साथ आए, लेकिन फिर वो गठबंधन टूट गया। मुसलमान वोट किसकी तरफ होगा। मां माटी मानुष का मुद्दा, क्योंकि यही नारा रहा है ममता बनर्जी की राजनीति का। क्या इस बार भी इसी दम पर वोट मिलेंगे ममता बनर्जी को। महिला आरक्षण का मुद्दा, महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी हमलावर है और खासकर एक ऐसे राज्य में जहां पर मुख्यमंत्री महिला है। और माछ नहीं खाने देंगे, ये राजनीति भी आपने देख ली है। मछली का मुद्दा, जिसे सीधे सीधे बंगाली और गैर बंगाली भी बना दिया गया। एक एक करके इन मुद्दों की गूंज चुनाव प्रचार में रही है, लेकिन कौन सा मुद्दा ऐसा है जो वोटर को अपनी तरफ खींच रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में थे और आज बंगाल के पश्चिम बर्धमान में जोरदार तरीके से घुसपैठ का मुद्दा उठाया। बोले, ये चुनाव बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है। दीदी घुसपैठियों को बचाती है, लेकिन बीजेपी आएगी तो एक एक घुसपैठियों को बाहर कर देगी। ध्यान देने की बात है कि जब हम मुद्दों की झालमुड़ी में मतदाता सूची का मुद्दा बड़ा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बीजेपी मतदाता सूची के शुद्धिकरण यानी वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को हटाने की बात कर रही है। जबकि ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं मतदाता सूची को स्वच्छ करने के नाम पर एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। मुद्दों की झालमुड़ी में एक मुद्दा महिला आरक्षण का भी है। एक एक करके मैंने आपको इनके बारे में बताया है। योगी आदित्यनाथ ने आज महिला आरक्षण पर अपनी बात रखी। उन्होंने सीधे सीधे इसे लेकर उत्तर प्रदेश में एक मार्च निकाला है। योगी आदित्यनाथ यूपी से सीधे सीधे बंगाल को साध रहे हैं। इन सब के बीच बंगाल में एक मुद्दा मछली खाने का भी था। चुनाव विकास पर होना था, रोजगार पर होना था, लेकिन बात थाली तक पहुंच गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया बीजेपी आएगी तो मछली छीन लेगी। ये तस्वीरें देखिए तो बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर आज प्रचार के दौरान भोजन के लिए बैठे तो उनकी प्लेट में मछली दिखी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि टीएमसी वाले झूठ फैला रहे हैं, कहीं भी किसी के कुछ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। और बात मछली के नाम पर बंगाली अस्मिता की हो, मतदाता सूची की हो, मुस्लिम वोट की हो, ये सब एक चुनावी झालमुड़ी बना रहे हैं। बहस शुरू करूं कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा जायका बढ़ा रहा है इस झालमुड़ी में, उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। फिर बोला झालमुड़ी बनाओ, फिर बनाए, फिर खाएं। बोला बहुत बढ़िया बनाते हो। बढ़िया बनाए। उसने पूछे तीखा वाला खाएंगे, बोले हाँ तीखे वाले वाला ना। हम बोला प्याज खाएंगे, थोड़ा बोला हाँ प्याज देने का। आप प्याज खाते हैं। बंगाल के 16 जिलों में चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन झारग्राम के इस झालमुड़ी वाले की चर्चा नहीं थम रही। मुद्दों की झालमुड़ी आखिर किसके लिए जीत का स्वाद लेकर आएगी। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर वोटर इसी सवाल का जवाब देंगे। जिन 16 जिलों में चुनाव है, उनमें से 7 को सुरक्षा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील माना गया है। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम, पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम बर्धमान शामिल है। प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से अपने मुद्दे उठाए। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त।
बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीआरपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा। जिस मुर्शिदाबाद और मालदा में पहले चरण की वोटिंग है, वहां बाबरी के नाम पर बनी जोड़ी तो बिखर गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों अपने दावों पर अड़े हुए हैं। आप जो मुसलमानों का हाल मुर्शिदाबाद, मालदा और बंगाल में कर रही हैं, आप उनको धोखा नहीं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी लड़ेगी इलेक्शन। आप जितना देखिए, जिसकी जितनी मानसिकता है वही गाली दे सकता है, तो उनको गाली दीजिए, हम अपना काम करेंगे। जो वादा किया, जो इरादा लिया, मेरा जो मकसद है, अमित शाह क्या, भारत का कोई प्रधानमंत्री भी हिम्मत नहीं है जो बेलडंगा में जो बाबरी मस्जिद बन रहा है ये रोक सकते। मुर्शिदाबाद में क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT की सबसे ज्यादा तैनाती की गई है। यहाँ CAPF के जवानों को शांतिपूर्ण मतदान की जिम्मेदारी दी गई। ये और बात है कि खुद CAPF को भी इस चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। शुरू करते हैं। सवाल इंडिया का आज ये है कि चुनावी झालमुड़ी ये स्वाद के लिए है या सियासत भारी रहेगी? घुसपैठ के मुद्दे पर किसका दांव भारी है, किसका दांव चलेगा? बंगाल की नारी शक्ति किसके साथ है? महिला आरक्षण का जो बिल है वो अभी अभी गिरा है, ऐसे में महिला क्या इस पर वोट डाल रही है? वोटर लिस्ट आरोपों का असर रिजल्ट में दिखेगा क्या? मुस्लिम वोट से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? और साथ ही ये कि मार्च पर महाभारत TMC का एजेंडा है। आज तो अनुराग ठाकुर भी मछली खाते हुए दिखे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं जरा परिचय आपका करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ अजीत झा जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं NDTV इंडिया के। हमारे साथ डॉक्टर मानव जायसवाल हैं, TMC के प्रवक्ता हैं, स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। मीता चक्रवर्ती जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और साथ ही आदिल हसन साहब हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले एक बड़ी खबर बता रही हूं। इतने मुद्दे मैंने बता दिए, चुनाव में किसका जोर रहेगा इस पर चर्चा कर रही हूं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बीच क्या बयान दे दिया है? PM मोदी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है। वो कह रहे हैं आतंकवादी, प्रधानमंत्री के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया है। PM मोदी को लोकतंत्र विरोधी बता दिया। कहा समानता में विश्वास नहीं करते हैं PM। गठजोड़ के लिए AIADMK पर भी हमला बोला है। अब ये सुनिए जरा कि क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। सुनिए जरा। How this AIADMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people. अब खड़गे साहब क्या कह रहे हैं कि ही इज अ टेररिस्ट, वो आतंकवादी है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया और उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाह रहा था ही टेरराइजेस, वो डराते हैं। तो मैं मीता जी के पास ही पहले चली जाती हूँ। हालांकि बंगाल के चुनाव पर मीता जी मैं पहले शायद TMC या बीजेपी के पास जाती, लेकिन क्योंकि आपके नेता ने ऐसा बयान दिया है, मुझे जरा ये बताइए क्या मतलब था ये कहने का? देश के प्रधानमंत्री आतंकवादी है, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं इज अ टेररिस्ट। देखिए नमस्कार, और पहली बात तो ये कि उनका जो क्लिपिंग आपने अभी प्ले किया था वो मुझे सुनाई नहीं दिया। इज माय ऑडियो क्लियर? जी जी, आपका तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो मुझे वो सुनाई नहीं दिया, तो वो एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कमेंट किया है वो जाने बिना मेरे लिए कमेंट नहीं मैम, कॉन्टेक्स्ट जो भी है, उन्होंने कहा कि PM इज अ टेररिस्ट। उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री एक टेररिस्ट है। आपको ये खबर नहीं पता चली अभी तक? नहीं, इस पर बीजेपी ने पलटवार करना भी शुरू कर दिया है मैम। नहीं देखा है, बिना देख के नहीं, मैंने आपके लिए चलाया।
वही तो, मुझे यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रहा है। जूम में आपने जो क्लिपिंग प्ले किया है, आपने जरूर किया होगा, पर मुझे उसका ऑडियो नहीं मिला। तो बिना सुने मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी। मैम, देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना क्या ये सही है? कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो मैम, कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो। बीजेपी पार्टी के साथ आतंक का संबंध तो है। कैसे है मैम? प्रज्ञा ठाकुर के जैसे इंसान को टिकट देते हैं। हाँ। और वो प्रज्ञा ठाकुर ही थी, और प्लीज आप मुझे इंटरप्ट ना करें। हाँ। ये प्रज्ञा ठाकुर ही थी जो बोलती थी, सारे आम मीडिया के सामने बोली है कि नथुराम गोडसे देशभक्त है, नथुराम गोडसे देशभक्त था। अभी नथुराम गोडसे जैसे आतंकवादी को जो पूछती है, उसको जब संसद में पहुंचाने के काम बीजेपी करती है, तो बीजेपी का टेरर लिंक तो सबको पता है। जो हेट पॉलिटिक्स को हथियार बना के राजनीति कर रहा है, और मैं बंगाल से आती हूँ, बंगाल में भी हेट। तो आप प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कह देंगी? टोपी तिलक का मैम, आर यू जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट? मैम, आप क्या इस बयान को सही बता रही हैं? मैम, आप इस बयान को सही बता रही हैं, आप जस्टिफाई कर रही हैं, जो खड़गे साहब खुद जस्टिफाई नहीं कर रहे बाद में। वो खुद कह रहे हैं मैंने तो ये कहा था, वो टेरराइज कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, आप मेरे बात को ट्विस्ट ना करें। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि खड़गे जी का स्टेटमेंट मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम, मैं आपको वर्बेटिम बता रही हूँ, वर्बेटिम यानी कि शब्दशः। जैसे इंसान को नीता जी, मैं आपको शब्दशः बता रही हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा मोदी इज अ टेररिस्ट। ये शब्दशः बता रही हूँ मैं आपको। और ये जब वो कह रहे हैं, और उस बयान स्क्रीन पर भी चल रहा है, अगर आप देख सकती हैं। मेरा सीधा शिवम जी को भी लाइए जरा चर्चा में। आप प्रज्ञा ठाकुर की बात करके देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने की बात को सही कह रही क्या? देखें, मैं इसके ऊपर कोई ठीक है, नहीं कहना चाहती। शिवम जी, आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना, वो करिए। मैं बयान नहीं देख पाई हूँ, लेकिन लिंक तो है, पार्टी तो टेररिस्ट से लिंक है, वो ये कह रही। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने सुना हो या ना सुना हो, इस पूरे देश ने सुना है। खड़गे जी ने इस देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा। आपके लिए उसामा जी है, आपके लिए कोई गरीब मास्टर का बेटा है आतंकवादी, आपके लिए आतंकवादियों का महिमा मंडन है, लेकिन इस देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपके सिलेक्टेड अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। कमाल बात हो गई। मतलब मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से नफरत में आप कितने लोग गिरेंगे और कितने हद तक गिरेंगे, और कौन से टेरराइज करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अभिषेक बैनर्जी ने इस देश के गृह मंत्री को भी यही कहा कि अगर आप अपने आप को कुछ मानते हैं, आपकी औकात है और आप अपने बाप के बेटे हैं, तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद बंगाल में रुक कर दिखाइएगा। ये किसको धमकियां दे रहे हो मिलजुल कर भाई? चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो टीएमसी वाले हो, हर किसी को डराना, धमकाना, टेरराइज करना तो इसे कहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से बंगाल में खड़े होकर यह कहा है कि गुंडे, बदमाश, हत्यारे, घुसपैठिए 4 तारीख से पहले बंगाल छोड़ दें, वरना आकर फिर जो है सबको देखा जाएगा, सबको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हाँ, तो गुंडों से टेरराइज नहीं होना चाहिए। गुंडा, घुसपैठिया, आतंकवादी, बलात्कारी राज्य में नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को परेशान करने वाला, वोट ना देने वाला, लोगों को डराने वाला, भड़काने वाला, वो नहीं रहना चाहिए, और उसको तो टेरराइज रहना नहीं चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द, मैं कहता हूं निंदनीय है। चुनाव लड़ रहे हो, वैसे भी पहले भी आपकी जीरो थी, आज भी जीरो ही है, कल भी जीरो ही होगी, होना जाना कुछ है नहीं। टीएमसी आपको वैसे ही कुछ नहीं मानती, गठबंधन करते नहीं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा जो थोड़ी बहुत होनी चाहिए उतना तो रख लीजिए। ठीक है, मैं एक बार जरा मानव जी के पास चली जाती हूँ। मानव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल हसन साहब भी स्क्रीन पर है। मानव जी, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन आपसे पहले लूंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया मुद्दे बहुत सारे हैं। अब चुनाव जाते जाते एक और मुद्दा दे दिया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने। देखिए प्राची जी, सभी को, सुचारिता जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और पूरे देश को भी। और आने वाले 2 दिनों में हम लोकतंत्र का पर्व मनाने वाले हैं। देखिए, खड़गे जी देश के बहुत ही बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी देनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का अपना बयान है, और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस बयान का संज्ञान करेगी वो कांग्रेस के ऊपर निर्भर। लेकिन आज हमारे यहाँ गृह मंत्री आते हैं बंगाल में, ए दीदी, कुछ साल पहले मोदी जी आए थे, दीदी ओ दीदी। ये जिस तरीके से रोड साइड छपरी लोग जैसे बात करते हैं ना, ये इस भाषा का वो हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। साथ ही साथ जब बोलते हैं बांध के टांग देंगे,
कौन बोलते हैं? गृह मंत्री। आज बंगाल में इलेक्शन है तो पूरे देश के जितने भी इनके राज्य हैं, 17-18 राज्यों में जब इनके अपने खुद के मुख्यमंत्री हैं वो बंगाल में है, गृह मंत्री बंगाल में है, सारे कैबिनेट वाले बंगाल में है। जोर जबरदस्ती जब इलेक्शन का समय है तो भाई एक लोकसभा सत्र बुला दो, डिस्टर्ब कर दो, कैंपेन को डिस्टर्ब करो, क्योंकि ये जानते कि जीतने वाले नहीं। अब इनको हर तरीके से खंडित करना है। आज जिस तरीके से एक नया शगुफा इन्होंने छोड़ा है कि बाइक लेके आप नहीं निकल सकते, कहाँ? जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है वहां पे। अच्छा एक बात बताइए, बाइक कौन यूज करता है? वही यूज करते हैं ना जो दिनचर्या में दिन सुबह से शाम तक काम करके महीने में अपने घर संसार को चलाते हैं। आपको बाइक से चिंता हो गई? परिवार के साथ अगर अब किसी महिला के साथ आप हैं तो भाई आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके निकलना होगा। अगर आप मान लीजिए मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊं तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेट लेना होगा? क्या एसआईआर के साथ साथ और एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन देने वाली है? एसआईआर में जो आपने बुटाहा तरीके से 35 लाख जेन्युइन लोगों को आपने साइड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्राइब्यूनल को ऑन एक्सेप्शनल ग्राउंड पासपोर्ट और आधार कार्ड का चयन करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट है एसआईआर कराना? जब इनको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, जिनको सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बंगाल को किसी भी तरीके से खारिज करो, किसी भी तरीके से। ठीक है, मैं आपका जरा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। जो मानव जी बोल रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पिलियन राइडर नहीं होगा जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे। अब इसे लेके बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई ये क्यों है? अब वो इससे सीधे सीधे आपका डर बता रहे हैं बीजेपी का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है, लेकिन क्या मतलब है कि भाई वोट डालने जाएंगे तो 2 लोग तो बैठ के जाएंगे ही बाइक पे। देखिए, सबसे पहले मैं मानक जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये कैसी रोड साइड छपरियों जैसी भाषा है, और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सारे बंगाल में हैं। अभी पिछले दिनों मानक जायसवाल दिल्ली में थे, मैं तो इनको गले से मिलके हक करके इनको विश किया। ये देश है भाई, ये देश सबका है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो किसी भी तरह की अगर है तो। बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए कि यहां वो आ गए वहां वो आ गए। अरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं आएगा तो बांग्लादेशियों को ही आई लव यू बोलना है क्या? हिंदुस्तानियों से मतलब क्या? आपको बदबू आती है? गजब बात हो गई। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है, रोड साइड छपरी लैंग्वेज किसकी है? आपकी अगर हैसियत है तो, औकात है तो, अगर आप एक बाप के बेटे हैं, अपने बाप के बेटे हैं, तो गृह मंत्री को कह रहे हो आपके 4 तारीख को 12 बजे से बाद रुक कर यहां दिखाइएगा। क्यों? वो तो देश के गृह मंत्री है ना, जहां चाहे जैसे चाहे जब चाहे रह सकते हैं। लेकिन आपका भी इतिहास पुराना है, अहंकार बोल रहा है ना, क्योंकि 2019 में पोस्टपोल हिंसा, 2021-22 में पोस्टपोल हिंसा, 2016-17 में पोस्टपोल हिंसा, लोगों को मार के पीट के बलात्कार करके माइग्रेट करना पड़ता है, भागना पड़ता है। ये आपका स्थिति बन गई है। और अब अंत में आना चाहता हूं, एक चीज सुनिए, एक चीज और सुनिए, क्लियर है। मैं सिर्फ यहां पर इतना कहना चाहता हूं, क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी फौज और इतनी रूलिंग्स की? कभी सोचा है खुद से? इस पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में भी चुनाव होते हैं, पंजाब में भी चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, राजस्थान में भी चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होते हैं। वहां तो नहीं चाहिए 7 लाख कंपनियां सीआरपीएफ की? क्यों चाहिए? हम तो कभी सत्ता में नहीं थे, या तो कांग्रेस आई या लेफ्ट आई या आप आ गए उसके बाद। लेकिन आज भी अगर वहां पर उसी गन के सहारे चुनाव हो रहे हैं, आज भी वहां पर पोस्टपोल हिंसा हो रही है, आज भी वहां पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, केसेस तो सीबीआई ट्रैक कर रही है। तो ये तो आपका फेलियर है ना भाई। एक चुनाव नहीं करा सकते आप, स्थिति इस वजह से है। इसकी ऐसे माहौल की जरूरत ही ना होती, ऐसा माहौल कभी बनता ही ना अगर राज्य में चुनाव को चुनाव की तरह से किया जाता। गुंडागर्दी, जबरदस्ती, लोगों के साथ अपमान, झंडे फाड़ देना, पार्टी को चुनाव न लड़ देना, कार्यकर्ताओं को मार देना, ये नहीं चलेगा भाई। वहां पर शांति रखना पहली प्रायोरिटी है, और उसको लेकर जो भी कदम चाहिए वो लिए जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी वोटर को भयभीत नहीं कर सकते। सरकार आप वो ये कह रहे हैं कि पिलियन राइडर वाला भी जो बात चुनाव आयोग ने कही वो इसीलिए कही क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है, और ये रिफ्लेक्शन आपकी सरकार पर है। मैं एक बार आदिल हसन साहब के पास जा रही हूं क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। अब मुझे ये बताइए आदिल जी कि आपके नेता जो इतना हमें नजर आए हुमायूं कबीर के साथ, और वो इतनी चर्चा बटोरी उस गठबंधन ने, अब कोई जब वो टूट गया तो उसके बाद एमआईएम कितना प्रभाव इस चुनाव पर डाल रही है? पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है।
आप ही के चैनल के सीनियर एडिटर मनोरंजन भारती जी ने उनका कैंपेन को कवर किया था। बिल्कुल, सबसे अभी पहले जुड़ने भी मैं वाले हैं मनोरंजन जी फिर हमारे साथ। मैं इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहते हैं, मैं कांडी में था, जी। वहाँ का इनका अरविंदो सरकार डेविड इनका कैंडिडेट है, ओपनली धमकी दे रहा है एमआईएम के कार्यकर्ता को कि बूथ में बैठने नहीं देंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान लेने बोल रहा हूँ, ओपनली माइक से भाषण दे रहा है, ये टेरराइज कर रहा है, टीएमसी की गुंडागर्दी है। इलेक्शन कमीशन गांधी 68 असेंबली को सुपर सेंसिटिव करे, इनका अच्छा। भाई इनका लोग पूरा टेरराइज कर रहा है। किनके लोग? टीएमसी के लोग टेरराइज कर रहे हैं। मानव जी को लीजिए भाई स्क्रीन पर। गुंडागर्दी कर रहा है, डायरेक्ट गुंडागर्दी कर रहा है, और ये सच्चाई है कि टीएमसी, मेरे बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर 20 किलोमीटर दूर लैंडिंग करना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में हम कैंपेन करते हैं, लेकिन इतना इनकी गुंडागर्दी है कि हमें एनओसी नहीं दिया। इनका रिटर्निंग ऑफिसर, इनका पुलिस प्रशासन इनको ओसी धमकी दे रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सुपर विजिलेंस कीजिए इलेक्शन को, टीएमसी का कैंडिडेट का मोबाइल को मॉनिटर कीजिए। लीजिए अब मानव जी, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन के बाद अगर कोई पोस्टपोल वायलेंस हुआ, किसी के साथ ज्यादती हुई, किसी को गुंडागर्दी, हमारा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। देखिए मैं आपसे ये बता रही हूँ, देखिए सुनिए, मैं बंगाल में रह के ये बात बोल रहा हूँ। मैं बंगाल में रहकर वो बात बोल रहे हैं। मानव जी, अभी ये बात चर्चा हुई कि इलेक्शन कमीशन को क्यों इतने स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं बाइक पर नहीं बैठने दे रहे हैं। अब आपने सुना, वो खुद कह रहे हैं टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है हमारे कैंडिडेट्स के साथ। ओपनली बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए दोनों को। लीजिए गांधी असेंबली से दो चीजों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो ये जो हमारे आदिल भाई हैं, इनके कार्यकर्ता बहुत हैं, बहुत मैंने हर बूथ में इनके कार्यकर्ता हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। अरे सुनिए महाराज, अभी मुसलमान हिंदू क्या कर रहे हैं? मुसलमान हिंदू क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पता है कि हमको मानते हैं मुसलमान। मैंने एमआईएम को मुसलमान नहीं मानते, एमआईएम को फेंक दिया, एमआईएम को सबने फेंक दिया है। चुप करिए महाराज, अरे पहले बात करना सीखो, चुप करिए। बकवास बात करके कुछ नहीं होगा, बकवास बात करके कुछ नहीं होगा। अब मुसलमान को सुनिए चाहिए और अच्छा, अब वो सुनिए, वो ये कह रहे हैं, मैं एक बार बता रही हूँ, आदिल हसन साहब कह रहे हैं मुसलमान वोट के बिना टीएमसी कुछ नहीं है, और आप लोगों ने मुसलमानों के साथ ये किया है जो पूरा दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। ये कह रहे हैं मानव जी। वो मानव जी जवाब दे रहे हैं, मानव जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ, दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। पहले आदिल भाई जो भी है, एमआईएम वाले जो हवाई अभी उठ के आए हैं, जिसके कंधे पे बैठ के तो कंधा ही गायब है। पूरे देश को पता चल गया कि किस तरीके से ये लोग मुसलमान और हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, और भाजपा ने पैसे दिए हैं, ये भी प्रमाणित हो गया क्योंकि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ट्वीट किया अगले दिन, और ओवैसी ने बिना जांच किए रिजाइन कर दिया, बोला हम पार्टनरशिप नहीं रखेंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये लोग बीजेपी से पैसा लेके और हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम और दंगा कराने के लिए बैठे हैं, और ये कर रही है, इनका कुछ नहीं होगा। और सुचारिता जी, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, अब सुचारिता जी डिबेट होगा। नहीं मानव जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मुझे मेरे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं बंगाल से, मैं उनके पास जाऊंगी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मानव जी जवाब हमारे भाई साहब है शिवम भाई से हम भी गले मिलते हैं, हम देश में कहीं भी जाते हैं सबसे गले मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अमित शाह जी ने बोला हम 15 दिन बंगाल में रहेंगे। भाई देश में उनको कोई काम नहीं है, वो बंगाल का इलेक्शन कर रहे हैं, तो इलेक्शन जो गृह मंत्री नहीं है, भाजपा के प्रचारक होकर बंगाल में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे नेता ने क्या बोला, 12 बजे के बाद अगर आप में क्षमता है तो बंगाल में रहिएगा, और हम दिखाएंगे आपको कि भाई किस तरीके से बंगाल की जनता टीएमसी को। 12 बजे रात नहीं है शिवम भाई, 12 बजे है। लीजिए भाई, चैलेंज आ रहा है, खुला चैलेंज आ रहा है। 12 बजे के बाद आप रहकर दिखाइए, टीएमसी को जिता रही है बंगाल की जनता। देखिए मानव जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूँ कि चुनाव प्रचार थम गया है। तमिलनाडु, असम में चुनाव के लिए आपको बताऊं कि प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। बंगाल में भी पहले चरण का प्रचार जो है वो खत्म हो गया है। अब पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने हैं। आपको ये बताऊं कि तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव है, और तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। तो मनोज्ञा के पास हम सीधे जा रहे हैं, बंगाल से जुड़ रही हैं, और मनोज्ञा की रिपोर्ट्स लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आप लोग देख रहे हैं। मनोज्ञा हमारे साथ है, मनोज्ञा के साथ, और भाई वो झाल मुड़ी की दुकान पर है। भाई शिवम जी जरा देखिए, मानव जी जरा देखिए। अब वो वाली दुकान तो नहीं है क्योंकि पीछे मुझे दिख रहे हैं जो दुकानदार साहब हैं, मनोज्ञा जी। लेकिन ये बताइए मनोज्ञा,
झालमुड़ी की बिक्री बढ़ गई है क्या पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी की झाल जरूर सबको सहन आ रही है, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि राजनीति में इसकी झाल इस बार जितनी लग रही है, दोनों दलों को समझ में आ रहा है कि इसकी झाल कितनी तेज है। और मैं और बाबा दोनों इस समय झाल मुड़ी खा रहे हैं और आपको राजनीति की झाल, बाबा झाल लागছে কত লাগছে? बाबा बंगला सीख गए थोड़ा थोड़ा। 12 लाख से बस इसके आगे कुछ नहीं, इससे काम चल जा रहा है। इससे काम चल जा रहा है बाबा का। लेकिन मैं इस समय ये जो झालमुड़ी की बात बता रही हूँ ना, इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता बाबा आप बताइए फिर मैं बताती हूँ। देखिए ये जो है थोड़ा तीखा है, जैसे कि बंगाल की राजनीति है ना तीखी, वैसे ही तीखी है। और प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी को पूरे विश्व स्तर पर प्रचलित कर दिया है। हर कोई आजकल झालमुड़ी खा रहा है। हमारे साथ है बालेश्वर, आप बताइए जरा क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी ने जो झालमुड़ी की बात की प्रधानमंत्री ने, उसके बाद क्या अंतर आ रहा है? लोग ज्यादा आ रहे हैं? हाँ ज्यादा आ रहा है। क्या है? दिखाइए मुझे मूढ़ी का जरा तक। आपको एक बात बताती हूँ, देखिए मूढ़ी का टाइप होता है। अब जरा आपको मूढ़ी का टाइप बता दें, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में बात होती है ना, तो मूढ़ी मतलब आप वहाँ उत्तर प्रदेश में बाकी सब जगह लैया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पतला मूढ़ी और मोटा मूढ़ी है जी। मूढ़ी के भी प्रकार होते हैं, मूढ़ी ये है पफ्ड राइस कहते हैं इंग्लिश में, और लैया आप लोग वहाँ कहते हैं। ये अलग अलग, ये देखिए, ये आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जब इस समय सबसे ज्यादा दिलचस्प क्या चल रहा है, लोग आते हैं, मोदी का वीडियो देखा आपने, झालमुड़ी वालों के लिए उसका क्या महत्व है? झालमुड़ी के लिए बहुत महत्व बन गया है, बना है नहीं और बन जाएगा। अच्छा, हाँ कैसे तो बनने चल रहा है, तो वहाँ से जो रिफाइन हुआ से यहाँ कलकत्ता में भी ये चीज़ आ गया है। झाड़ग्राम से शुरू हुई ये लड़ाई अब इस समय माना जा रहा है कि यहाँ तक आ ही गई है। निश्चित रूप से ये लड़ाई का जो है ना, आप अभी तक ये लड़ाई जो है ना मछली पर चल रही थी, मछली पे चल रही थी ये लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई का जो कोर्स करेक्शन हो गया है और मछली के बजाय जो है ये लड़ाई झालमुड़ी पे आ गया है। नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो गया। ऋतिक केमन लागছে झालमुड़ी खाচ্ছো? थोड़ा चख के बताते हैं पहले कैसे वाला हुआ है। पहले ऋतिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झारग्राम वाला झालमुड़ी से कोलकाता वाला। पहले ऋतिक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऋतिक वहीं पे थे जहाँ पे झारग्राम में जहाँ प्रधानमंत्री ने खाया था, उसी दुकान के बगल में थे। उसके बाद सबसे पहले जर्नलिस्ट हैं जो इन्होंने एनडीटीवी पर आपको बताया उस दुकान के बारे में और उस व्यक्ति से बात कराई। आप बताइए। तो जो बार बार दीदी कह रही है पब्लिसिटी स्टंट है, दुकान तो है, लोगों ने खाई है मूढ़ी वहाँ से। बिल्कुल, दुकान खाए। जैसे ही मैं वहाँ पर से गुजर रहा था, तो एक्चुअली जैसे ही झारग्राम का रैली खत्म हुआ तो हम निकलने वाले थे, अचानक देखे कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जो है हेलीपैड तक जा रही थी। अचानक वो रुक गए, हम भी रुक गए। फिर देखे कि वो अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही झालमुड़ी खाए उसके बाद से बतौर सिक्योरिटी बाकायदा वो था, लेकिन वो निकल गए। फिर जैसे ही मैं उस दुकानदार के पास पहुंचा तो उनसे पूछा कि भाई आपको कोई पता था? बोले कोई भनक नहीं थी, सिर्फ हमें हमारा नाम लिया गया था। मोदी जी आ गए, खाए तो मैंने देखा कि क्या कुछ बनाया था। उसने बोला कि मोदी जी ने बोला कि प्याज खाते हैं लेकिन दिमाग नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही हुआ और सिर्फ वो खाए नहीं, वहाँ पर मैं उन लोगों से भी बात किया जिन्होंने जो वीडियो में बाद में देखा गया, प्राइम मिनिस्टर खुद ने ट्वीट किया है कि आसपास के जो लोग हैं जिसको उन्होंने खिलाया है, चखाया है। झालमुड़ी से कम से कम ये बात तो साफ है कि जो एक बार झालमुड़ी के साथ साथ ऋतिक। पर मनोज्ञा हमें ये बताइए, ऋतिक तो वर्ल्ड फेमस है ही। मनोज्ञा बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को एक साथ झालमुड़ी खाते हुए देखकर, और जिस तरह से गूगल पर सर्च हुआ है झालमुड़ी को लेकर, जिस तरह से लोगों ने वो वीडियो देखा है, हम तो यहाँ पर पूरा शो ही उस सियासी झालमुड़ी पर करने लग गए हैं। आप लोग तो वहां से रिपोर्ट बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप तीनों जरा जल्दी से मुझे कि सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में, उस झालमुड़ी में सबसे ज्यादा स्वाद किस मुद्दे का है, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आप लोग तो पूरा बंगाल घूमे हैं। देखिए मैं ये मानती हूँ कि माछेर तेले माछ भाजा जो होता है ना, मछली के तेल में आपने मछली तल दिया, और उसी की तरह से ये जब झालमुड़ी की बात हो गई तो पूरा का पूरा नैरेटिव बदल दिया। ठीक वही किया है बीजेपी ने, क्योंकि ग्राउंड पर जब बात हो रही थी कि बीजेपी अगर आ गई, जीत गई बंगाल, तो शायद मछली खाना अलाउ नहीं करेगी, और उस समय प्रधानमंत्री झालमुड़ी की दुकान पर जाते हैं। झालमुड़ी एक ऐसी चीज है ना जिसे लाइफलाइन माना जाता है बंगाल का। ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, आसपास जो इलाके हो, घर हो, दफ्तर हो, शाम को हर दुकान पे आपको ऐसे दो लोग झालमुड़ी खाते दिख जाएंगे। मतलब बंगाल की झालमुड़ी बनना पड़ेगा, नहीं कर रही होती तो बंगाल की झालमुड़ी बनना पड़ेगा, तभी चुनाव जीतेंगे। लाइफलाइन बनना पड़ेगा बंगाल जी। झालमुड़ी लाइफ लाइन है बंगाल की। ये ऐसी चीज है जो आपको कभी भी कहीं भी खाने को मिलेगी। इसके स्वाद पर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, इस स्वाद पर डिबेट भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये कहेगा झाल केमन आछे। झाल कितनी है बाबा राजनीति में?
बहुत बहुत झाल है। इसका झालमुड़ी का नाम पहले आपको बता दूं, पराई जैसे मुड़ी, जैसे मुरमुरे आप दिल्ली में कहते हैं, हम लोग मुड़ी कहते हैं। मुड़ी के साथ झाल मतलब तीखा बनाने के लिए मसाला, प्याज सब कुछ डाला जाता है। बंगाल में जो है आलू भी डाला जाता है। आलू बहुत स्टेपल डाइट है बंगाल और बिहार का। और बता दूं, यहाँ के इलेक्शन में इस बार आलू भी जो है एक मुद्दा है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छा, आलू को भी मुद्दा बना दिया मनोरंजन भारती जी ने। चलने लायक है, जैसे न्यूयॉर्क में लोग बर्गर लेके खाते चलते। नहीं, ये सच है। बाबा जो कह रहे हैं ये हाँ। सच है, क्योंकि सिंगूर में और आसपास के इलाकों में जितना आलू प्रोड्यूस हो रहा है, करीब 45 लाख टन मैट्रिक टन जो आलू प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। उस पर सरकार ने रोक लगा दी और वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पर आलू पर तो बाद में आएंगे। झालमुड़ी जरूर घर घर पहुंच गया है ये मुद्दा कि प्रधानमंत्री ने खाया। अब जो लोग ये कहते रहे, मनोज्ञा, अच्छा शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बता दूं, हमारे सहयोगी ऋतिक भी हमारे साथ हैं। ऋतिक, मनोज्ञा, मनोरंजन जी तीनों लगातार चुनाव प्रचार कवर कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूंगी तीनों का। आप रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं। शिवम, आप क्यों मैं तो मनोज्ञा, मनोरंजन और नीतीश जी को यही कहना चाहता हूँ कि भैया हमें जलाओ मत, हमारे भी मुंह में पानी आ रहा है। और अगर अब आओगे तो जल्दी तो ये आपने संदेश प्रधानमंत्री जी को नहीं दिया जब उन्होंने दुकान में वहां पे भी पहुंचाया है, हाँ। लेकिन कितना आएगा अब देखिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ लोग ऐसे मतलब ऐसे गोल्डन आर्म्स लेकर पैदा होते हैं कि अगर झालमुड़ी पर चले गए तो मतलब 70 लाख से ज्यादा उस पर लाइक्स हैं और 10 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। और कमाल की बात है, जो साथी हैं वो तो चेयर कर ही रहे हैं, लेकिन जिनको जलना है वो जल भी खूब ही रहे हैं। झालमुड़ी खाली तो कौन सी बड़ी न्यूज हो गई, क्या आज हो अनुराग गया? ठाकुर जी को क्यों खानी पड़ी मछली? दिखाने के लिए कि मछली मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं कि आना पड़ा ना आपको भी, टीएमसी की पिच पर आना पड़ा। इलाकों में खासतौर पर, चाहे वो हिमाचल हो या फिर बंगाल हो, वहां पर इस तरह की डाइट बहुत बेसिक बात है। और एक चीज हमारे कॉन्टेक्स्ट को लेकर बड़ा क्लियर है, वो ये कि जिस तरह का मिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मछली नहीं खाने देगी, मांस भात नहीं खा पाएंगे, वैसी कोई बात ही नहीं है। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है और हमारे वोटर को या फिर आम बंगाली को 1% भी ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश टीएमसी वाले कर रहे हैं, तो हम उसको क्यों दूर नहीं करेंगे भाई? बिल्कुल क्लैरिटी है उसमें। और ये तो बेसिक डाइट है भाई उनकी, वो भी ऐसा ही खाते हैं, तो जाहिर है आप सबके सामने इस तरह का कोई विषय, कोई बात आनी ही नहीं चाहिए किसी के बीच में। अब ये चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं मानव जी, तो कभी डाइट को, कभी मछली को, कभी झालमुड़ी को, इसी पर लड़ेंगे। देखिए, पहले चरण का जो प्रचार है वो खत्म हुआ है। मैं जरा नंबर्स पे एक बार आना चाहती हूँ। 152 सीटें, पिछली बार टीएमसी 92, बीजेपी 59। अब मुझे ये बताइए मानव जी, आप लोगों का कैलकुलेशन क्या है इस पहले चरण को लेकर? प्रचार खत्म हो गया है, आप लोग कितनी सीटों पर दांव लगा रहे हैं? सुचारिता जी, इसके पहले मैं 2 चीजें बता देना चाहता प्लीज हूं। बताएं। शिवम भाई को बड़ा जलन हो रहा है कि लोग यहाँ मुड़ी खा रहे हैं। दिल्ली में बंगाली कॉलोनी है चितरंजन बाग, वहां जाइए। अब वहाँ के जो बंगाली हैं, जहाँ पे वहाँ व्यवसाय करते हैं, जो मछली बेचते हैं, आप ही के लोगों ने उनको पीटा, उनको मना करवाया कि भाई आप मछली नहीं बेच सकते, अभी नवरात्र का महीना चल रहा है। ये सब आप करते हैं और इसके लिए आपको प्रमाणित करना पड़ा। ये तो आप खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही दिखा रहे हैं। अरे आप मछली खा रहे हैं, मैं मछली खाऊं, मटन खाऊं, चिकन खाऊं, आलू सब्जी खाऊं, भिंडी खाऊं, तो मैं क्या फोटो लेके दिखाऊंगा? आपको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आपने गलत किया है। आपने बंगालियों को बांग्लादेशी बोला है, बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा बोला है, इसके लिए। और आप निश्चित रहिए, इसी दौरान सुचारिता जी, में आपने जो प्रश्न करा, ये जितने इन्होंने कुकर्म किए हैं पिछले सालों में, और बंगाल की अस्मिता, बंगाल की गरिमा को ठेस पहुंचा है, कोई बंगाली इनके साथ नहीं है। ये चाहे जितना मछली खा लें, जितना मुड़ी खा लें। देखिए, ये बहुत डिसाइसिव चुनाव है। इस चुनाव में बीजेपी ने बहुत ताकत झोंकी है और ये कहकर, मुझे नहीं पता है, 10 सेकंड लीजिए अजीत जी के बाद मुझे जाना है, जल्दी से 10 सेकंड लीजिए। हाँ भैया, मैं सीआर पार्क से बस 10 किलोमीटर दूरी रहता हूँ। हाँ। और आज से नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ तभी से सीआर पार्क जा रहा हूँ। और नवरात्रों में जिस तरह का सेटिंग, जिस तरह की चीजें, जिस तरह का वहां पर माहौल होता है, वो कभी बदला नहीं, वो आज भी नहीं बदला है। आप जबरदस्ती का माहौल बनाने में लगे पड़े हो। नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि ये ऐसा ही इंक्लूसिव कल्चर है हिंदुस्तान का। ये जबरदस्ती इसमें लड़ाइयां डालो मत। और एक और चीज कह रहा हूं, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि आपको खाना पड़ रहा है, भाई खाना नहीं पड़ रहा है। आपने ऐसा माहौल कर दिया है कि जब चुनाव जीतने लायक नहीं रहे तो लोगों को डराने लगे कि भाजपा आ गई तो आपको ये नहीं खाने देगी, वो नहीं खाने देगी। और अंत में एक और चीज और, बंगालियों को घुसपैठियों से, बांग्लादेशियों से बराबर करना बंद कर दो भाई। घुसपैठिए हैं,
बांग्लादेशी बांग्लादेशी हैं, हालांकि वो आपको बहुत प्यारे हैं, लेकिन बंगालियों को उनसे मिक्स मत करिए, उनको मत बताइए घुसपैठिया। अब मुझे ये बताइए, मैं अजीत जी के पास जा रही हूँ। अजीत जी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा देरी से आपके पास आई क्योंकि हमारे सहयोगी भी जुड़ गए थे कोलकाता से, हमारे जो बाकी सहयोगी हैं। मुझे अजीत जी ये बात बताइए, बंगाल को लेकर जो एक असेसमेंट अभी चल रहा है और महिला जो वोटर हैं, अभी महिला आरक्षण का बिल देखिए आपने संसद में वो पास नहीं हुआ, लेकिन महिला वोटर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ रही है, ये आंकड़े दिखाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको लग रहा है कि इसका असर पश्चिम बंगाल की वोटिंग पर होगा? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है वो बड़ा सही टाइम पे उसको बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि लोकसभा में तो हार गया, वो पास नहीं हुआ, पर उसका जो है उसको लेकर ये इशू बनाए। एसआईआर का जो इशू चल रहा था बंगाल में, वो एक तरह से साइडलाइन हो गया और मेन इशू बन गया ये महिला आरक्षण बिल। अब क्या है कि पहले ममता बनर्जी को, टीएमसी को इसमें एडवांटेज था, औरतों के प्रेफरेंस में बहुत बड़ा एडवांटेज था। उस एडवांटेज को कम करने के लिए महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया गया और जिस तरह से बीजेपी का हवा चल रहा है, जिस तरह से जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वेव चल रहा है बंगाल में, ये जरूर अफेक्ट करेगा महिला वोटरों को। अब चक्कर है कि चुनाव में 2% ही करे, 4% ही करे, जो अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच वो करीब 10%, आधा विमेन वोटर यानी कि 5%, तो उसमें जो है 2% भी, 2.5% का भी यदि असर किया तो पलट जाएगा पूरा गेम। तो उस तरह से ये सारे जो बीजेपी जो कैंपेन इश्यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे झालमुड़ी वाला, झालमुड़ी को आप कंट्रास्ट कीजिए, जो ममता बनर्जी चल रही थी, एक बच्चा दौड़ा पैर छूने के लिए तो उसको पकड़ के जो है सिक्योरिटी वाले जिस तरह से खींचे, एक जो है दिखा रहा है मोदी जी कनेक्ट कर रहे हैं कॉमन मैन से, है ना, आम आदमी से। झालमुड़ी खा रहे हैं 10 रुपया का, किसी ने पूछा प्याज खाते हैं तो मोदी जी ने कहा प्याज खाते हैं भाई, दिमाग नहीं खाते। तो ये जो है ना, ये दिखाता है मोदी जी अपना कॉमन मैन से कैसा उनका कनेक्ट है। और उधर ममता बनर्जी पूरा सिक्योरिटी लेकर कोई पैर छूने आ रहा है तो उसको भी सब तंग कर रहा है, एम्प्रेस लग रही है। नहीं, पर अजीत जी, आपको ऐसा लगता है ममता बनर्जी की भी आप बहुत तस्वीरें देखते हैं जो वो आम लोगों के बीच जाती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सी तस्वीरें आती हैं, तो ये कहना क्या सही होगा कि उनका आम लोगों से कनेक्ट नहीं है? उनकी तो कितनी तस्वीरें आती हैं ऐसी। अजीत जी, मानव जी को भी लीजिए जरा। नहीं, मैं नहीं मानता हूं, अरे वो तो बहुत ही पॉपुलर लीडर है, इतना स्वीप किया चुनाव। मैं कह रहा हूं अभी इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट यदि करें आप, मोदी जी का झालमुड़ी खाना और ममता बनर्जी का ये जो एक्ट है ना, जो पैर छूने आया, तो कम से कम तो सिक्योरिटी को बोलती कि उसको या उसको भाई जेल में मत डालो। किस तरीके से ये एडिटिंग ये जो दिखाता है ना कॉन्ट्रास्ट, आप छोड़ दीजिए, इसका ममता बनर्जी का जो कनेक्ट है जनता के बीच कितना ज्यादा हुआ है। ये रथ यात्रा वाली पदयात्रा नहीं होती है, हमारी पदयात्रा होती है। अब जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं हवाई जहाज से, आप फोटोशॉप कर रहे हैं, कैमरा चला जाता है दुकान में, उसके बाद मैंने उनके बोलने की माइक चली आती है, मोदी जी पहुंच रहे हैं। ये जो थिएट्रिक्स है ना, ये पूरे देश की जनता जानती है। ममता बनर्जी एक बात नहीं, पर ये बात मेरी कल भी चर्चा में आई थी, भाई देश के प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो वहां पर पहले से सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी, या पहले से बताया जाएगा कैसे चले जाएंगे? ये तो सिक्योरिटी भाई एसपीजी भी नहीं जाने देगी उन्हें, ऐसे वो मुश्किल है, ऐसे क्या जा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? मैं ये अगर ये पहले से उन्होंने तय भी किया कि मैं झालमुड़ी की दुकान में जाऊंगा, तो मेरी समस्या इस बात में नहीं है। मेरी समस्या ये है कि अगर वो गए हैं और उन्होंने ये बात की वहां महिलाओं के साथ, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो अपनी तरफ से भी अगर प्रचार कर रहे हैं तो वो प्रचार कोई भी नेता कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जहां पर भी जाते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और किसी भी जगह को सैनिटाइज करना सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। ठीक है। और मुझे लगता है कि उनको जाने भी नहीं देना चाहिए अगर इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, आप 26 जनवरी 15 अगस्त के तमाम प्रोटोकॉल्स देखते होंगे, जिस तरीके से मेरे देश के प्रधानमंत्री बच्चों से जाकर मिलते हैं, इसके अलावा रैलीज में, इसके अलावा खासतौर पर रोड शोज में। अब आपने देखा कि यहाँ पर झालमुड़ी खाने के लिए चलेगा, ये झालमुड़ी 4 मई तक चलेगी, ये खत्म नहीं होने वाली है, ऐसा लग रहा है। तो
झालमुड़ी जो है ये अनोखी झालमुड़ी है जो एक दिन में खराब नहीं होगी, 2 दिन में खराब नहीं होगी, 4 मई तक चलेगी और 4 मई को भी हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।